Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO01 subject organization theory and behavior. This is block number 2 and in previous lectures video we already discussed part number 1 and part number 2. In the particular series we discuss the most important questions. आज चैप्टर जो डिस्कस करेंगे वो है परसेप्शन का. परसेप्शन में मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया था कि परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड. तो इंडिविजुअल आर एक्सपोज टू वेराइटीज़ ऑफ स्टिमुलाई ऑफ द इन्वायरमेंट. इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम डे टू डे देखते हैं. जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को इनटेक करते हैं थ्रू डिफरेंट सेंसेस, समझना, जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं थ्रू डिफरेंट सेंसेस, 5 सेंसेस होते हैं ना हमारे, उसके थ्रू उसको हम परसेप्शन कहते हैं. ठीक है, इतना बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन समझ आ गया. हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कौन कौन से. आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, 5 सेंसेस होते हैं. इन 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन को इनटेक करना और उस इंफॉर्मेशन को रिएक्ट करना ही आपका कहलाता है परसेप्शन. इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप ये मान लो कि आपको याद होगा आपने एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम को विज़िट किया आजकल में, हाल फिलहाल में, और आपने वो गाना बहुत ध्यान से सुना, ट्यून ऑडिबल है आपके, एकदम से आपको कुछ ना कुछ याद आएगा उससे रिलेटेड नाम, और वॉइस एकदम उससे रिलेटेड वॉइस भी चलने लगेगी. इसी तरीके से आपका जो परसेप्शन वाला टॉपिक है, वेट, और फिर रिमेंबर व्हेन यू आर इन मिड ऑफ योर टीन एज, आपको कुछ याद आएगा कि आप क्लाउड्स के ऊपर देखते थे और एक शेप बनी होती थी, कभी फुटबॉल की, कभी कंट्री का मैप. तो इस तरीके से हम स्टिमुलाई को अपनी इनटेक करते हैं और उसके बाद उस पर रिएक्ट करते हैं. ऐसे ही इन्होंने 4 सिचुएशन के बारे में बता रखा है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप इसको पढ़ सकते हैं. परसेप्शन की डेफिनेशन के बारे में बात कर ली और उसके एग्जाम्पल. परसेप्शन क्यों ज़रूरी है? देखो, परसेप्शन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर पूरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव क्या कहता है, उन सब को डिस्कस किया था. तो परसेप्शन जो है वो हमें मदद करता है अलग अलग इन्वायरमेंट की स्टडी करने में. ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है. तो डिफरेंट सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको हम किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में कंसिडर करेंगे और उसको डील करेंगे, वही परसेप्शन कहलाता है. और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो देखो कि चेंज होता रहता है. ठीक है, और अनचेंजिंग डिस्पाइट शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ सेंसेशन दीज ऑब्जेक्ट. उसके बाद बोल रखा है कि यहाँ पे साइज़ कॉन्स्टेंसी, शेप कॉन्स्टेंसी, ब्राइट कॉन्स्टेंसी, इस तरीके से हम क्या करते हैं. और कभी कभी हम क्या करते हैं कि डार्क रूम से लाइट वाले रूम में जाते हैं और फिर हमारी जो रेटिना है वो उस हिसाब से रिएक्ट करती है. तो यहाँ पे परसेप्शन का कुछ ना कुछ रोल बताया हुआ है. लिमिटेशन क्या है? परसेप्शन के थ्रू हम कभी कभी फॉल्स इंटरप्रिटेशन भी कर लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंगली तो सही है लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंगली सही नहीं है, वो इल्यूजन कहलाता है. कभी कभी हम परसेप्शन को अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं जो कि गलत होता है, इल्यूजन. ठीक है, ड्यू टू कॉग्निटिव प्रोसेस, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चीज़ का मतलब ये है और आपके अकॉर्डिंगली कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना कि घोस्ट को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग गॉड को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, तो दैट इज़ दियर परसेप्शन. ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है कि ये कभी कभी गलत भी हो जाता है. प्रोसेस जो है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो प्रोसेस है आपकी परसेप्शन की वो स्टेज नंबर 1 से शुरू होती है. सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इनटेक किया, इनपुट को रिसीव किया, किसके थ्रू? 5 सेंसेस के थ्रू. उसके बाद हम या तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेट, हम उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे उस चीज़ को, हम इनटेक करना है नहीं करना और हमारा क्या उस पर रिएक्शन होना चाहिए.
अलग अलग एटीट्यूड होते हैं, अलग अलग ओपिनियन होते हैं, फीलिंग होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत टेंस रहते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, उनका परसेप्शन है, और फिर हम अपने बिहेवियर को उसके हिसाब से ढाल देंगे। तो ये 4 स्टेजेस है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को इनटेक करना, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना। फिर उसमें हम आउटपुट देंगे, वो डिफरेंट एटीट्यूड्स हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती है या वैल्यू हो सकती है, और फिर हम अपने पैटर्न को, बिहेवियर को उसके हिसाब से ढालेंगे, जो कि होता है रिस्पॉन्स या रिएक्शन। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो हो गया परसीवर वेरिएबल, उसके बाद हो गया टारगेट, और उसके बाद हो गया सिचुएशन। परसीवर कौन हो गया, मैं, जैसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर रही हूँ थ्रू माई आइज़, इस पूरे पैराग्राफ को देख रही हूँ, तो मैं हो गई परसीवर। टारगेट क्या है, मैं क्या चाहती हूँ इस पैराग्राफ से, और सिचुएशन क्या है, भाई सिचुएशन ये है, एग्ज़ाम का प्रेशर है और एग्ज़ाम को मुझे क्लियर करना है, तो सिचुएशन हो गई ये। टारगेट है अच्छे मार्क्स लाने, और परसीवर कौन हूँ, मैं, जो कि एक स्टूडेंट के रोल प्ले कर रही हूँ जब मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। फिर फैक्टर्स इन परसीवर इंक्लूड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ परसीवर, जैसे कि मान लो मैं परसीवर हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन को इनटेक कर रही हूँ, या जो भी मेरा लर्नर है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया उसका कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आइज़ के थ्रू इनटेक कर रहा है, ईयर्स के थ्रू, नोज़ के थ्रू, और भी डिफरेंट मीडियम से। सेल्फ कॉन्सेप्ट उसका हो गया, उसका डिफरेंट एटीट्यूड हो सकता है, एटीट्यूड, मोटिव अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग स्टडी करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ लोग करते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, कुछ लोग करते हैं जॉब ओरिएंटेशन के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं। परसीवर का इंटरेस्ट अलग हो सकता है, और एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, और एक्सपेक्टेशन अलग हो सकती है। अब कुछ लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, कुछ लोग देख रहे होंगे इस उम्मीद से कि ये तो एग्ज़ाम, अगर ये बता दिया तो ये एग्ज़ाम में नहीं आया, तो फिर मैं इसके कमेंट सेक्शन में लिखूँगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया। तो इस तरीके की कुछ एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट की ना। फैक्टर इन टारगेट की बात करूँ तो फिजिकल अपीयरेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टारगेट क्या है मेरा, मैं क्या चाहती हूँ परसेप्शन में, फिजिकल अपीयरेंस, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, नोवेलिटी, इमोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड, प्रॉक्सिमिटी। और सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन रोल हो सकता है, वर्क सेटिंग हो सकती है, लोकेशन और टाइम। तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग जस्ट अ व्यू के लिए अपने एग्ज़ाम में फ्रेम कर सकते हो, और ये तो याद भी आ जाते हैं ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं। अब आ जाते हो उसके बैरियर्स पे क्वेश्चन फ्रेम होने के चांसेस हैं ना। अगर बैरियर होते हैं, बैरियर टू एक्यूरेट परसेप्शन, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोगों का मिथ बना हुआ होता है किसी किसी चीज़ को लेकर के, जैसे कि मुस्लिम है कोई तो वो नॉनवेज खाता ही होगा, तो ये क्या हो गया, एक स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है। तो ये होगा, कभी कभी हम किसी को जज कर लेते हैं, जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस परसेप्शन ऑफ द ग्रुप में से एक को इंडिविजुअल को सोचा और फिर हमने कुछ प्रेडिक्शन कर ली उसके बारे में। ठीक है। तो ये होता है, इट्स ओवर यूज मोस्टली लीड्स टू रॉन्ग कंक्लूजन, कभी कभी क्या होता है ये गलत भी निकल जाता है। हेलो इफेक्ट, पहले स्टीरियोटाइप एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रुप में से किसी एक इंडिविजुअल के बेसिस पर पूरा कंक्लूजन निकाल देना स्टीरियोटाइप होता है। हेलो इफेक्ट कौन सा होता है, परसेप्चुअल बाइस मीन्स ड्राइंग अ जनरल इम्प्रेशन अबाउट एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक खूबी को देख के या तो अच्छा, एक होता है हेलो इफेक्ट, एक होता है हॉर्न इफेक्ट। तो आप पढ़ोगे, जैसे इसमें तो हेलो के बारे में लिखा है, एक हॉर्न इफेक्ट भी होता है, उसको भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी। सबसे पहले हेलो इफेक्ट को समझते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक इंसान को देखा और देखते ही उसने बहुत अच्छा वेल ड्रेस है, तो मैंने बोला कि भाई ये तो स्मार्ट ही होगा, ये तो इंटेलिजेंट ही होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दियर ड्रेसिंग सेंस मैंने एक पॉजिटिव ऑरा उसके लिए ले लिया, दैट इज़ हेलो इफेक्ट।
सबसे पहले इम्प्रेशन को देखकर जब मैं पॉजिटिव एटीट्यूड बना लूँगी तो ये हेलो इफ़ेक्ट कहलाएगा। अब हॉर्न इफ़ेक्ट क्या होता है? जब मैं किसी, जैसे मान लो किसी का ड्रेसिंग सेंस देख के मैंने ये इम्पैक्ट निकाला या ये कंक्लूजन निकाला कि भाई ये तो नेगेटिव ही होगा, जब इसको ड्रेस करना नहीं आता तो फिर इसको क्या ही आता होगा, तो दैट इज़ हॉर्न इफेक्ट। जब हम फर्स्ट इम्प्रेशन को देखकर पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेते हैं तो दैट इज़ हेलो इफेक्ट, और जब एक पर्सपेक्टिव को देख के नेगेटिव कंक्लूजन बनाते हैं तो वो हॉर्न इफेक्ट होता है। सिमिलर टू मी इफेक्ट और प्रोजेक्शन, ये क्या होता है? मेरे जैसा है तो अच्छा ही होगा, ये होता है सिमिलर टू मी वाला इफेक्ट। It is another common type of perceptual bias which involves the tendency for people to perceive more favorable others who are like themselves। ये मेरी तरह है तो ये इसी तरीके का होगा, अच्छा ही होगा, ये तो ना कुछ मेरे जैसा लग रहा है तो ये ना अच्छा ही होगा, ये होता है सिमिलर टू मी। सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब क्या होता है? इट एक्सप्लेन दैट पीपल सेलेक्टिवली इंटरप्रेट वट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट। मतलब मैं वही देखना चाहूँगी जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा, मान लो मेरा जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसकी तरफ कभी जाऊँगी ही नहीं, या मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है तो मैं उसको चूज़ ही नहीं करूँगी। सेलेक्टिव परसेप्शन वाले लोग ऐसे ही होते हैं जो उनका इंटरेस्ट है, जिस बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, सिर्फ उसको रिलेट करेंगे, अदरवाइज कोई उनको मतलब नहीं होगा। डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है? इट इज़ डिस्टॉर्टिंग व्हाट वी सी और इवन टोटली अवॉइड सीइंग व्हाट एक्चुअली एग्जिस्ट। जो हम देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखें और दूसरों से हमें कोई मतलब नहीं, एक्चुअल में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं, जो हम चाहते हैं देखना वही देखें। If we encounter data what is threatening or incongruent to our self concept। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कौन सा होता है? इट इज़ इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर अफेक्टेड बाय कंपैरिजन विद अदर पीपल। जब हम कंपेयर करते हैं कि इसका रैंक कितना होना चाहिए, इसका ज़्यादा रैंक होना चाहिए, इसका कम रैंक होना चाहिए, तो ये वाला जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। नाउ थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन की बात करूँ तो एट्रीब्यूशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेप्शन का। अंडरस्टैंडिंग जो एट्रीब्यूशन है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है परसेप्शन को समझने के लिए। इट इज़ रिलेटेड टू जजिंग द कॉजेज ऑफ अदर्स बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों को जज करते हैं, ठीक है, वो जजमेंट कभी एक्यूरेट भी हो सकता है और कभी इनएक्यूरेट भी हो सकता है, वो एट्रीब्यूशन थ्योरी कहती है। एट्रीब्यूशन थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट व्हेन इंडिविजुअल ऑब्जर्व बिहेवियर, जब मैं किसी के बिहेवियर को महसूस करूँगी, दे अटेम्प्ट टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ इंटरनली और एक्सटर्नली कॉज्ड। ये जो बिहेवियर उसका है वो इंटरनल रीजंस की वजह से है या एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है, ऐसा क्यों है जो वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इंटरनल रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि उसका पर्सनल कंट्रोल, और एक्सटर्नल रीजंस हो सकते हैं उसका आउटसाइड रीजंस की वजह से जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर इन्होंने डिस्टिंक्टिवनेस की बात करी। डिस्टिंक्टिवनेस इज एक्सटेंट टू विच अ पर्सन बिहेव इन सेम मैनर इन अदर कॉन्टेक्स्ट। दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे भी उस इंसान का सेम मैनर में बिहेव करे। इफ़ वन बिहेव्स द सेम वे इन अदर सिचुएशन, अगर भाई उसको कोई मतलब नहीं है, हर सिचुएशन में वो एक जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस लो है। लेकिन अगर हर सिचुएशन में वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहा है तो उसका डिस्टिंक्टिवनेस ज़्यादा है। इफ़ अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ अनयूजुअल is likely to give the behavior an external attribution. If the action is not unusual, it helps judge as internal। बस इतना याद रखो, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब है कि एक पर्सन अलग अलग मैनर में कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर वो सब तरीके से हर जगह पे हर सिचुएशन में सेम बिहेव कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका डिस्टिंक्टिवनेस लो, और अगर वो कम बिहेव कर रहा है, अगर वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या हो जाएगा आपका हाई। कॉन्सेंससनेस क्या कहलाता है? इज द एक्सटेंट टू विच अदर पीपल बिहेव इन द सेम मैनर एज द पर्सन वी आर जजिंग। मैं जिसको जज कर रही हूँ वो सेम बिहेव कर रहा है। इफ़ अदर्स टू बिहेव सिमिलरली, तो कंसिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अगर इफ़ दे डू नॉट, कंसिस्टेंस इज कंसिडर्ड लो। अगर वो ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं
इफ़ अदर्स टू बिहेव सिमिलरली, अगर सही तरीके से सिमिलर बिहेव करे जैसे हम करते हैं तो उसका कंसिस्टेंस ज़्यादा है, और नहीं तो कम है। और कंसिस्टेंसी तो समझ आ गया होगा आपको कि जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब क्या होता है एक जैसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक जैसा रिस्पॉन्ड करे तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, और अगर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करें तो कंसिस्टेंसी कम है। मैनेजरियल यूज़ ऑफ परसेप्शन एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होता है, सेफ्टी के लिए, इम्प्रेशन के लिए, इमेज बनाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, इवेल्युएट परफॉर्मेंस, जजमेंट के लिए भाई ये पर्सन मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, विसल ब्लोअर की तरीके से भी हेल्प करता है, सेल्फ असेसमेंट और डेवलपमेंट के लिए, और बिल्डिंग रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए भी ये काम आता है। ठीक है, तो एक और टॉपिक है, इसको भी कंसिडर करते हैं, फिर हम अपना जो लेक्चर है वो वाइंड अप करेंगे। डेवलपिंग परसेप्चुअल स्किल्स, अब मैं अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। गिविंग फीडबैक एंड रिसीविंग फीडबैक जस्ट अ सिंपल थिंग, मैं मतलब जो भी डिफरेंट फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं या मैं दूसरों को दे रही हूँ, उससे मेरा परसेप्शन जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। जैसे कि आई नो द सेल्फ, मैं अपने आप को जानती हूँ या मैं अपने आप को नहीं जानती, दूसरे मेरे बारे में जानते हैं या दूसरे बारे में मेरे बारे में नहीं जानते। कंबाइनिंग द 4 एस्पेक्ट्स, 4 एस्पेक्ट्स को पढ़ने के बाद हम 4 चीज़ पे पहुँचेंगे, 1 2 3 4। दैट इज़ पब्लिक एरिया। पब्लिक एरिया द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई नो एज वेल एज अदर नो, जब मैं अपने बारे में और दूसरे मेरे बारे में सेम चीज़ जानते हैं वो पब्लिक एरिया है। द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई डोंट नो बट अदर्स नो, जैसे कि कभी कभी हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, या हम इस एग्ज़ाम को कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम कभी कभी हम में डिमोटिवेशन आ जाती है कि हम ये एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों को लगता है नहीं यू कैन डू इट, तो वो वाला होता है ब्लाइंड एरिया। द एस्पेक्ट ऑफ मी विच आई नो, मैं तो जानती हूँ लेकिन लोगों को नहीं जानते, कभी कभी हम में सेल्फ बिलीफ होता है और हम कहते हैं नहीं हम कर सकते हैं, लोग कितना भी डिमोटिवेट कर लें आप लोग को, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो वो सिचुएशन आपकी कहलाती है प्राइवेट एरिया, क्योंकि वो सिर्फ मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। और डार्क एरिया वो होता है जो ना दूसरों को पता है और ना जो मुझे पता है। तो इसमें मैंने 4 एरिया के बारे में पढ़ ली। पब्लिक एरिया जो सबको पता है, मुझे भी दूसरों को भी। डार्क एरिया जो ना मुझे पता है, हमने कितने एरिया के बारे में बात कर ली। सबसे पहले पब्लिक एरिया के बारे में बताओ। पब्लिक एरिया कौन सा हो गया, जो सबको पता है, मुझे भी दूसरों को भी। डार्क एरिया कौन सा है, जो किसी को नहीं पता, ना लोगों को ना मुझे। प्राइवेट एरिया कौन सा हो गया, जो सिर्फ मुझे पता है, लोगों को नहीं पता। और लास्ट वन इज़ ब्लाइंड एरिया, जो मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन लोगों को पता है। तो इस तरीके से हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर इन्होंने बोल रखा है कि अगर हमें क्या करना है, पब्लिक एरिया जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता परसेप्चुअल में, बट अदर 3 एरिया डू, क्योंकि इसमें तो लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये 3 एरिया प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दे शुड बी रिड्यूस, इनको कम करने की ज़रूरत है। रिसीविंग फीडबैक, कभी कभी हम क्या करते हैं, फीडबैक को रिसीव करते हैं दूसरे से जब हम फीडबैक लेंगे तो ब्लाइंड एरिया को कम किया जा सकता है, क्योंकि लोग हमें बताएंगे नहीं आप कर सकते हो, तो हमें भी लगेगा येस वी कैन डू इट, तो आई डोंट नो वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। एंड गिविंग फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्फ अदर्स, प्राइवेट एरिया को भी किया जा सकता है कि जब हमें अपने ऊपर बिलीफ है और हम लोगों को भी प्रूव करके दिखाएं, लेकिन जब हम अपनी ये वाली डार्क एरिया की बात करते हैं तो हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, एम्पैथी, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन्हेंसिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट और अवॉइडिंग कॉमन बायसनेस। एम्पैथी का मतलब एम्पैथी सिंपैथी नहीं है, दूसरों के बारे में दूसरे बुरा फील कर रहे हैं तो हम भी बुरा फील करने लगे, वो सिंपैथी होता है। वेयरएज एम्पैथी का मतलब होता है राइजिंग ओवर आवर परसेप्चुअल फ्रेम एंड मेकिंग एन अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड द इशू फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों के पहलुओं से खुद को समझना, वो एम्पैथी कहलाता है। सिंपैथी में मतलब दूसरे को बुरा लग रहा है, अगर हम किसी की डेथ सेरेमनी वगैरह में जाते हैं तो दूसरे भी बुरा फील कर रहे होते हैं और हम भी उनके तरीके से बुरा फील करते हैं, वो होती है सिंपैथी। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना, तो एम्पैथी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो आई डोंट नो या यू डोंट नो वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, आप कोशिश करोगे कि सबके बारे में आपको पता हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट बढ़ेगा तो अगेन वो कॉमन
जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। और अवॉइडिंग कॉमन बाइसनेस और कम्युनिकेशन, जब हम लोगों से बात करेंगे तो लोगों को जो आपके बारे में नहीं पता वो पता चलेगा। और एट्रीब्यूशन का सही इस्तेमाल करना। एट्रीब्यूशन का मतलब वो है, एट्रीब्यूशन हमने अभी क्या पढ़ा था, जल्दी से बता दो। चलो ये आप लोग का होमवर्क है। एट्रीब्यूशन आप मैंने अच्छे से आपको समझाया। अब एट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग करते नहीं हो, जल्दी जल्दी करो, शेयर करो वीडियो को एज मोर एज पॉसिबल, सजेस्ट करो लोगों को ताकि उन लोग का भी एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।